बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। आमिर मतीन हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि सीनियर सहाफ़ी मारूफ तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का जब आगाज़ करेंगे तो आगाज़ पर आपको बताएंगे कि दिसंबर का आखिरी हफ्ता आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ खानदान के लिए बड़ी आजमाइश बन गया। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज क्या और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला महफूज 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। जाली अकाउंट्स केस में JIT रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब अमेरिका में आसिफ अली जरदारी के अपार्टमेंट की वजह से तहरीक इंसाफ हुकूमत ने उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। यहां पर अहम सवाल यह है कि क्या साल 2018 के खात्मे के साथ ही पाकिस्तान की पुरानी और रिवायती सियासत का खात्मा भी हो जाएगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी के बाद सियासी मंजरनामा क्या होगा, तफसील से इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत कल यानी कि बरोज़ जुमेरात काबीना का अहम इजलास होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 59 साल के बाद इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की तब्दीली के लिए कमीशन तश्कील देने का फैसला कर लिया। कमीशन के 12 मेंबरान कौन से होंगे? यूनान और तेहरान में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FIA की जानिब से लाइसेंस ऑफिस कायम करने की समरी भी काबीना को अरसाल कर दी गई। कल के इजलास में कौन से 26 निकाती एजेंडे पर बात होगी, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान और फाटा के तलबा की महरूमियां दूर करने के नाम पर प्रोजेक्ट बनाकर ब्यूरोक्रेसी की लूटमार, क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान एंड फाटा के 50 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में करप्शन का बड़ा इंकशाफ। तालिब इल्मों को वज़ाइफ देने की बजाय अफसरान ने लाखों का गैर कानूनी एजाजिया ले लिया और प्रोजेक्ट के करोड़ों रुपए अपनी तनख्वाहों, पेट्रोल और गाड़ियों पर फूंक दिए गए। इसकी मुकम्मल डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर आमिर साहब, चूंकि हामिद मीर साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं, स्टार्ट में आपसे लूंगी। 24 दिसंबर को कहा जा रहा है फैसला सुनाया जाएगा। कल JIT की रिपोर्ट पेश होने का भी इम्कान है और जरदारी साहब के खिलाफ भी वफाकी हुकूमत ने कहा कि रेफरेंस दायर किया जाएगा। 2018 का साल खत्म होगा, अपने साथ क्या कुछ खत्म करेगा? वो किस चीज का खात्मा हो जाएगा? ये रऊफ क्लास्ट्रा तो क्रिसमस की छुट्टियों में जा चुके हैं, तो हमने हामिद मीर साहब को आज तकलीफ़ दी है, तो मैं इनकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए एक बड़ा सवाल करने जा रहा हूँ कि हमें 30-35 साल हो गए हैं। इन्होंने ये हमारे साथ कॉलेज में भी थे, जर्नलिज्म भी हमने मोरलेस इकट्ठे स्टार्ट किया, एक ही शहर से किया, फिर इकट्ठे इस्लामाबाद आए। तो मैं हर दौर में ये कहा जाता है कि इस दफ़ा जो हालात है ना वो बहुत खौफनाक हद तक ख़राब होने जा रहे हैं। तो ये कहा तो जाता ही है, मगर ये बड़ा रेयरली हुआ है कि इस वक्त जो 30 साल से दो पार्टियां पिछले 30-35 साल से बारी बारी रूल कर रही थी, मुस्लिम लीग नवाज़ जो बाद में बन गई और पीपल्स पार्टी जो है, सो 1 तारीख को उनके दोनों के जो मेन हेड्स हैं उनकी किस्मत के फ़ैसले होने जा रहे हैं कि 24 तारीख को आसिफ जरदारी साहब के से रिलेटेड जो एक ओमनी ग्रुप का एक केस चल रहा है और उसकी FIA ने रिपोर्ट पेश करनी है, वो भी उनको बुलाया गया है। रिपोर्ट 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रही है और उसके मंदरजात अभी मीडिया पे हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब अभी तक जब तक ऑफिशियली पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बन जाती है तो हम उसके नहीं हैं। मगर मैं देख रहा था मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनलों में ना उसके लीक्ड मंदरजात आ रहे थे और वो बड़ी खौफनाक थे, जिसके अंदर आसिफ जरदारी साहब के लिए मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा परेशानी का बास हो सकते हैं। उसके अंदर जो JIT की रिपोर्ट लोग पैनामा का भूल जाएंगे जो इसके अंदर तफसीलात आ रही हैं, और जिस तरीके से सिर्फ ये ओमनी ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, वो पैसे कहाँ कहाँ खर्चे गए, किन प्लाजाज में खर्चे गए, कौन कौन से प्लॉट लिए गए, तो वो काफ़ी डिटेल्स हैं जो कि मेरा ख्याल वो जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है ना कि इट विल रेंडर लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, तो काफ़ी लोगों की काफ़ी नींदें ख़राब होने जा रही हैं। दूसरा, नवाज शरीफ साहब का भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 24 से पहले वो फ़ैसला आना है। फ़ैसला फ्लैगशिप और अल अजीज़िया स्टील मिल का वो महफूज हो गया है और वो फ़ैसला आना है, और हम क्योंकि वो फ़ैसला आना है तो उसके फ़ैसले पे तो बहस नहीं कर सकते कि क्या आएगा, मगर 1-2 जो उसकी प्रोसीडिंग्स हो रही थी उस हवाले से ये क्लियरली देखा जा सकता है कि जो एवन फील्ड का जो फ़ैसला था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया, जिसके बाद में उस पर ज़मानत ले ली गई फ़ैसले में, उसके अंदर फ़ैसले के अंदर बुनियादी बात अतर मिर्ज़ा साहब ने जो जजमेंट लिखी थी उसमें मीर साहब ये उन्होंने कहा था कि इसलिए ज़मानत हम दे रहे हैं
कि बारे सबूत जो है कि एवन फील्ड का ये बताना, मियां नवाज शरीफ तब बताना, उन पे बारे सबूत तब उस सूरत में जाता था अगर बीच में मनी ट्रेल की एक लाइन इस्टेब्लिश कर ली जाती कि ए से लेके यहाँ से पैसा चला, इनकी तरफ से गया और यूं इनके बेटों तक गया, तो वो इस्टेब्लिश नहीं की गई थी। और उसकी जो लवाजमात होती हैं, 3-4 लवाजमात होती हैं, जिसके बाद बारे सबूत जो है ना नवाज शरीफ साहब पे जाता था, उन्होंने कहा जी वो लवाजमात पूरी नहीं की गई थी, रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की थी, मनी ट्रेल इस्टेब्लिश नहीं की गई थी कि किस जगह से कहाँ गया। और दूसरा, उनके खर्चे का तयन नहीं किया गया था कि उनके खर्चे में और उनके टैक्सेस में, रेवेन्यू में और उनके आमदनी में और खर्चे में एक जो फ़र्क है उसको क्लियरली बताना जाना चाहिए था। तो इन दो केसेस में क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो लवाजमत काफ़ी हद तक पूरी की गई हैं, जिसके बाद बारे सबूत जो है नवाज शरीफ साहब पे आ जाता था कि क्लियरली पैसा जो था अल अज़ीज़िया मनी ट्रेल फ्लैगशिप हिल मेटल से उनके बेटों के अकाउंट से सीधा गया हबीब बैंक में, अल राजी बैंक से हबीब बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच में, वहाँ से सीधा मियां नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में आया, फिर वहाँ से उनकी बेटी के अकाउंट में गया, फिर वापस गया। तो क्लियरली वो लाइन है। तो मीर साहब, मैं ये कह रहा था कि आपसे कि 30-35 साल बाद ये एक हो रहा है कि दो बड़ी पार्टीज़ जो कि पाकिस्तान की इससे पहले सबसे बड़ी पार्टीज़ रही हैं और बारी बारी हुकूमत कर रही थी, दोनों के क्रूशल केसेस हैं जिसमें उनकी किस्मत के फैसले होने हैं, जेल भी दोनों जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इतना बड़ा ये आप क्या देखते हैं कि इसके हमारी सियासत पे आने वाले उस पर क्या असरात पड़ेंगे? मैं सरवत की वजह से डायरेक्टली पूछ लेता हूँ आपसे। शुक्रिया आमिर मतीन साहब। मसला ये है कि मैं जब से जर्नलिज्म में आया हूँ और आपके साथ ही आया हूँ, तो मैं इस तरह के बहुत से किस्से कहानियाँ सुनता ही आ रहा हूँ। पहले नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये किस्से कहानियाँ सुनाते थे, अब इन दोनों के ख़िलाफ़ हमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये किस्से कहानियाँ सुना रही है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 1990 में जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर हुए थे, तो उसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो इन इल्ज़ामात से बहुत ज़्यादा खौफनाक थे। और मैं क्योंकि उस ज़माने में कोर्ट रिपोर्टिंग भी करता था, तो मैंने उसको बहुत करीब से सुना भी है, देखा भी है। तो ये इल्ज़ामात उसके सामने कुछ भी नहीं है। जहाँ तक आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि 1997 में मैंने उस वक्त मैं रोज़नामा पाकिस्तान का एडिटर था, तो मैंने कॉलम लिखा था नवाज शरीफ साहब की इसी लंदन की जायदाद के बारे में। और शायद फिर अगले दिन जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें नाश्ते में बुलाया था, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, जब उन्होंने कहा जी आप अखबार से इस्तीफ़ा दे दें। तो ये तो जो कहानी है ये भी बड़ी पुरानी है, लेकिन पता नहीं इतने साल तक किसी को याद क्यों नहीं आई, इवन परवेज़ मुशर्रफ को भी याद नहीं आई। तो अब इसी पुरानी कहानी की बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो आपने जो मनी ट्रेल बताई है, तो उसका फैसला तो अब अदालत ने करना है। लेकिन जहाँ तक JIT रिपोर्ट्स का ताल्लुक है, तो उसमें जरदारी साहब का तो जिक्र किया जा रहा है, लेकिन मैंने जो सुना है वो मुझे ये पता चला है कि जरदारी साहब से ज़्यादा जो उसमें टारगेट किया गया है इस JIT रिपोर्ट में, वो बिलावल साहब हैं। अच्छा, आपने खुद ही बता दिया कि ये JIT रिपोर्ट जो है उसके मंदरजात जो है वो बहुत से TV चैनल्स पे आ रहे हैं जी। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि JIT रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुई है, और JIT रिपोर्ट के जो कंटेंट है, उसकी जो तफसीलात हैं वो बहुत से लोगों के पास हैं। तो मुझे तो ये जो तफसीलात हैं ये हुकूमत की बहुत ही अहम शख्सियत जो है उसने बताई हैं, और मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि ये रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुई और इनको सारा कुछ पता है। तो वो मुझे ये बता रहे थे जी कि देखिएगा कि जरदारी साहब तो पता नहीं फंसते हैं या नहीं फंसते, लेकिन बिलावल साहब फंस जाएंगे। उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद जो है ना वो टारगेट जो है वो सिर्फ आसिफ जरदारी नहीं है बल्कि बिलावल भी हैं, और वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के ये जो दो चेयरपर्सन और को चेयरपर्सन है, बाप बेटा दोनों को जेल में भेज दिया जाए। तो जो मेरा जो सियासी तजुर्बा है और जो मेरी बसीरत है वो तो मुझे तो यही बता रही है कि ये कोई नई बातें नहीं है, मैं सुन रहा। और अगर नवाज शरीफ साहब भी जेल में चले जाते हैं, अगर आसिफ जरदारी साहब भी जेल में चले जाते हैं, और अगर बिलावल साहब भी जेल में चले जाते हैं, तो भेजें जेल में, 100 दफ़ा इनको भेजें। अगर इन्होंने जुर्म किया इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये सिर्फ अपोजिशन की ही शख्सियात को जेल में डालेंगे और जो हुकूमत की अपनी सफ़ों में जो लोग बैठे हुए हैं
जिनको सिर्फ नैब बुला के चाय पिला के वापस भेज देती है, अगर ये नहीं जाएंगे जेल में और इनके खिलाफ अदालतें कोई फैसला नहीं करेंगी तो इस मुल्क में फिर स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। तो जो लोग खुश हो रहे हैं, अभी से शादियाने बजा रहे हैं कि जी जरदारी भी जेल में जा रहा है, नवाज शरीफ भी जेल में जा रहा है, मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हैं। देखेंगे जनवरी में और फरवरी में ये लोग हंसते हैं या रोते हैं, क्या होता है इनके साथ। आप इजाजत दें तो मैं सवाल कर लूं। आप ये मुझे बाद में डांटती हैं कि आप डायरेक्ट ही हो जाते हैं, मैं भी बैठी होती हूँ। सवाल का मेरे पास मैं बड़ा डरते डरते ये 2-3 चीजें जो आपने बड़ी अच्छी एंगल दिया है, और वाकई जो ये शिकायत रहती है कि पीटीआई के लोगों को उस तरीके से गिरफ्तारियां नहीं हो रही जिस तरह बाकियों की हो रही हैं। मगर एक फ़र्क है, पिछले जो माजी के अंदर 1990 की दहाई में जो गिरफ्तारियां होती थी और लगता था कि बस अभी जो इंतहा हो गई है करप्शन की, ऐसी कभी हुई नहीं है ऐसे इल्ज़ामात की। मगर 2-3 फ़र्क हैं। एक ये कि ये किस्से कहानियाँ उस तरह नहीं हैं कि इस किस्से कहानी की वजह से नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके हुए हैं, वाइल ही वो प्राइम मिनिस्ट्री भी जा चुकी हुई है और सियासत से भी नाअहल हो गए हैं। एक उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो गया है। दूसरा ये कि ये हुकूमत माजी की तरह हुकूमत कोई नहीं कर रही है, ये सुप्रीम दोनों GITs जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बन रही हैं, तो इसलिए हुकूमत डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तीसरा ये है कि माजी में ये अक्सर होता था कि मैं आपसे एग्री नहीं करता, मैं आपसे एग्री नहीं करता। मैं आपसे एग्री नहीं करता। आर्गुमेंट पूरा कर लूं फिर आप बिल्कुल उस पर कहिएगा। एक तीसरा ये है कि ये माजी में होता था अक्सर कि आपकी मुखालिफ गवर्नमेंट के अंदर आपके केसेस होते थे, या मार्शल लॉ में होते थे ज़िया-उल-हक के ज़माने में या मुशर्रफ के दौर में। इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब का जो केस है उनके अपने दौर में, जब उनकी अपनी गवर्नमेंट थी उस दौरान में पैनामा चला, उस दौरान में ही उनके वो नाअहल हुए। और इवन इसका जो आसिफ जरदारी साहब है पीटीआई गवर्नमेंट से पहले के ये तसलसल चल रहा है। तो ये एक नई चीज़ तो है कि नहीं? देखिए, आपको भी आमिर मतीन साहब अच्छी तरह पता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके खिलाफ जो देखिए जिस लंदन की प्रॉपर्टी पे वो नाअहल हुए हैं, मुझे तो उस प्रॉपर्टी की जो कहानियाँ हैं वो 1995, 96, 97 से पता है, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब को भी पता था। अच्छा, उन्होंने जब 1997 में उस पर रिएक्ट किया था तो उसी वक्त उससे साबित हो गया था कि दाल में कुछ काला है, इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखें, उनको आदत थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट करती थी, उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज भी सपोर्ट करती थी, उनको जनाब पाकिस्तान की रिलीजियस पार्टीज भी सपोर्ट कर रही होती थी, उनकी मदद से वो ये सारा कुछ करते थे। वो कहा जाता है ना, ये इमरान खान को लाया गया है। तो ये जो लाए गए थे ये सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब लाए गए थे। तो अब उनको उन तमाम अपनी पुराने किस्से कहानियों का जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा अदालतें और फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके साथ नहीं हैं। और जो जरदारी साहब पे जो इल्ज़ाम है, ये जो जैली अकाउंट्स वाला केस है, ये भी नवाज शरीफ साहब ही के दौर में उनके खिलाफ शुरू हुआ था। लेकिन मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि ये जो JITs हैं ये इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, इसलिए कि जिस तरह आप और मैं इसी एक प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, इसी तरह आज से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, हुकूमत की बहुत अहम शख्सियात जो हैं उन्होंने मुझे अपने सामने बिठा के पूरी JIT की रिपोर्ट जो है वो बता दी कि इसमें ये कुछ है। तो ये कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी मुझे तो नहीं नजर आ रही कि JIT की रिपोर्ट जो है वो हुकूमत के पास पहले पहुंची हुई है, सुप्रीम कोर्ट के पास वो 24 दिसंबर को पहुंचनी है। तो मुझे पता है कि ये बड़ी सेंसिटिव सी बात है, लेकिन इस चीज़ का सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। और सिर्फ ये मैं भी इसीलिए अब बात कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे उस वक्त ये समझ आ रही थी कि ये तो मुझे फीड कर रहे हैं या इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने तो बात कहीं नहीं की। लेकिन फिर मैंने देखा कल परसों 2-3 दिन से जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो बड़ी अपनी एक्सक्लूसिव बना के उसको पेश कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जी वो सुप्रीम कोर्ट की जो में पेश होनी है JIT की रिपोर्ट इनके सामने पड़ी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। ये JIT की रिपोर्ट जो है अगर सुप्रीम कोर्ट से पहले मीडिया में पहुंच जाती है और सहाफ़ी हजरात और एंकर हजरात कहेंगे जनाब देखें ना, हम तो बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, तो क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है? अगर सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश होनी है वो हुकूमत ने आपको खुद बता दी है बंद कमरे में, तो इसमें आपकी क्या इन्वेस्टिगेशन है? आपको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इससे मुझे ये लगता है कि अगर JIT की रिपोर्ट को पहले लीक किया जा रहा है तो इससे मुझे तासुर मिलता है कि शायद उसमें कहीं कहीं काफी कमजोरियां हैं, और इसीलिए बात जरदारी साहब की जा रही है। लेकिन मुझे जो बताया गया है वो ये है कि उस रिपोर्ट में जरदारी साहब की बजाय बिलावल साहब जो है उनके खिलाफ ज्यादा उसमें इल्जामात हैं, ज्यादा मुश्किलात हैं। तो ये जो JIT की रिपोर्ट है, फिलहाल जिस तरह मुझे बताया गया है, तो जब तक ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होती तो ये एक अफसाना है, एक कहानी है, और पेश होने के बाद भी मेरे लिए ये अफसाना और कहानी रहेगी।
क्योंकि इसके बाद फिर इसको साबित करने के लिए उसी जेआईटी को सबूत पेश करने हैं अदालतों में। तो ये मैंने और जिंदगी में बहुत सी जेआईटी रिपोर्ट्स देखी हैं, अदालतों के हुक्म पर बनने वाली जेआईटी की रिपोर्ट्स भी देखी हैं। कोई रिपोर्ट्स जो हैं वो आ जाती हैं, कोई नहीं आती, लेकिन ये जो रिपोर्ट जो भी आएगी, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस है या जो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ ये जेआईटी रिपोर्ट है, इसको अदालत में भी आपने साबित करना है और सिर्फ लोअर कोर्ट्स में नहीं, आला अदालतों में भी जाना है। और आला अदालतें जो हैं साल 2019 में जो मंजर होगा तो उसमें मुझे लगता नहीं कोई भी कि जो अगले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो आंखें बंद करके इन जेआईटी की रिपोर्टों पे एतबार कर लेंगे। वो सवाल पूछेंगे और जो सवाल पूछेंगे उसके तसल्ली बख्श जवाब अगर ना दिए गए तो फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ब्रेक की जानिब बढ़ना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जेएटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होने से पहले बहुत सारे उसके मंदरजात हैं जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ सहाफियों की जानिब से बताए जा रहे हैं। तो क्या ऑपोजिशन ये इस बात का जो तासुर देने की कोशिश कर रही है कि उनका एहतसाब नहीं बल्कि सियासी इंतकाम का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये तासुर दुरुस्त मान लिया जाए? एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, मुकम्मल डिटेल मजीद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं। कल जो कैबिनेट का इजलास होने जा रहा है, आमिर साहब, कौन सी अहम चीजें हैं जो जिनके मंजूरियां दी जाएंगी, जिनके अहम फैसले किए जाएंगे? कल कैबिनेट का बड़ा हैवी एजेंडा है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ सरमाया पाकिस्तान है, फिर दवाइयों की कीमत की के ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रखी जा रही है, ये बहुत ही अहम फैसला है। उसके बाद एक जो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि टर्की में और ईरान में FIA के दफातर खोले जा रहे हैं। FIA के ऑफिशल्स को ख़ास तौर पे लगाया जाएगा क्योंकि इन मुल्कों के ज़रिए यहाँ से ख़ास तौर पे पंजाब की एक, ये मंडी बाउद्दीन का गुजरात का एरिया है, यहाँ से एक ह्यूमन स्मगलिंग की एक चेन चलती है, ईरान से होते हुए, टर्की से होते हुए ये यूरोप पहुँचती है और उसमें बड़े लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती होती है। हमारा कंसर्न सिर्फ उसमें यह है कि ब्यूरोक्रेसी की कोशिश करती है कि अपने टर्फ बढ़ाती जाती है, अपने स्लॉट्स क्रिएट करती जाती है, नतीजा नहीं निकलता कि पहले ही ज़रूरत है कि हमारी एम्बेसीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर गई हुई हैं, उनको कम करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी जो ऑफिशियल्स हैं उनसे काम लेने की ज़रूरत है, मगर ये ज़्यादा और स्लॉट्स क्रिएट कर रहे चाह रहे हैं। कई दफ़ा काम होता नहीं है, मगर सिर्फ ये है कि ख़र्चा बढ़ जाता है। तो ये कैबिनेट को इस तरह के प्रपोजल्स आते हैं, उस पर ज़रूर गौर कर लेना चाहिए। सबसे अहम जो मैं हामिद मीर साहब इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल है और इसके लिए जो ख़बर है वो ये है कि कैबिनेट जो है वो कल इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है उसको तब्दील करने के लिए जो कमीशन है उसको तश्कील देने जा रही है। उसके अंदर अहम बात यह है कि जब ये 1960 में मास्टर प्लान बनाया गया था, ये यूनानी कंपनी थी, डॉक्सीडास बड़े मशहूर आदमी थे, उनकी कंपनी थी जिन्होंने ये इसका सारा मास्टर प्लान बनाया गया। और इस्लामाबाद अपनी तर्ज का पाकिस्तान में ही दुनिया में चंद उसमें है जहाँ इसकी नेचुरल लैंडस्केपिंग को इस्तेमाल करके गया और उसमें ख़ास तौर पे माहौल को, मौसम को, फूल पौधे, इन चीज़ों को ख्याल करते हुए इसका मास्टर प्लान बनाया गया कि ये ग्रीन सिटी रहे। और इसको 20 साल के बाद मास्टर प्लान को तब्दील होना था, 20 साल में नहीं हो सका, 60 साल में नहीं हो सका। एक दो दफ़ा कोशिश की गई है, 1996 में कोशिश हुई, उसके बाद जो है 86 में कोशिश की गई, फिर 2005 में कोशिश की गई, तो ये नहीं। अभी फाइनली ये हाई कोर्ट का क्योंकि फैसला आ चुका है कि 6 माह के अंदर जो है ये इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि जोन 3 और जोन 4 के इलाके हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी, बनी गाला का भी इलाका है, तो ये बहस चलती है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन CDA ने और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स ने दहाइयों से कब्जे कर लिए हुए हैं और अब वो माफिया चाहता है कि उसको रेगुलराइज कर लिया जाए। कुछ की जायज़ रेगुलराइजेशन है, कुछ की नाजायज़ है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने और अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि आप कोई भी रेगुलराइज करने से पहले आप अपना मास्टर प्लान को तब्दील करें। अब वो मास्टर प्लान तब्दील होने जा रहा है, उसकी कमेटी एक बन गई हुई है। पहले तो उस कमेटी के मैं मेंबरान पे हामिद मीर साहब आपकी ये तवज्जो डालना चाहूँगा कि उसके 12 मेंबर्स डाले गए हुए हैं और इसके अंदर सैयद कुतुब साहब हैं, ये एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एक्शन के एग्जेक्टिव्स हैं।
फिर इस तरह मुख्तलिफ प्लान UET लाहौर के लोग हैं, कराची इन्वायरमेंट के EPA के लोग हैं, मुख्तलिफ CDA के लोग हैं, सारे रेलेवेंट डाले हुए हैं। ज़्यादातर टेक्निकल लोग और इसके अंदर गवर्नमेंट के लोग डाले गए हैं। और उसी में उन्होंने एक साहब हैं असद कियानी साहब यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं CDA पे, और इस्लामाबाद के जो दरख्त काटनों के जो केसेस हैं इन पे इल्ज़ाम ये रहता था और है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली होते थे। तो एक आदमी, और ये काफ़ी ज़्यादा ये जो रेगुलराइज ये जो घपले CDA के हुए हैं वो इनके दौर के हैं, तो उनको एक रिटायर्ड आदमी को दोबारा उस कमेटी में डाल के जो है ना, ये थोड़ा सा एक इसके अंदर हमारे कुछ शकूक हैं। और दूसरा, इस कमेटी के अंदर टेक्निकल लोग डाले हुए हैं। शहरों की जब कोई तहजीब चेंज की जाने की कोशिश की जाती है तो उसमें सिविल सोसाइटी ला ली जाती है, शहर के लोग भी डाले जाते हैं, उनकी नुमाइंदगी भी डाली जाती है। असद उमर साहब का ये अपना हल्का है और प्राइम मिनिस्टर भी, क्योंकि यहीं पे अब इस्लामाबाद में ही रहते हैं, तो मेरा ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कुछ दानिश्वर लोग भी डाल लें, कोई पढ़े लिखे लोग भी, टेक्निकली नहीं, नॉन टेक्निकल पढ़े लिखे लोग भी डाल लें, तो कोई हर्ज नहीं है। मिर्ज़ा साहब, मैं पेरिस में कुछ साल पहले था, तो उनका 2050 का प्लान उन्होंने बनाया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम इतने मिलियन यूरोस देंगे, इनाम देंगे, जो कि इस तरीके का प्लान तजवीज़ करेगा कि इसका माजी पेरिस का हाल और मुस्तकबिल मिलना चाहिए, और इसका जो एक इसकी रूह है, इसकी स्पिरिट जो है कि इसका एक कल्चर है, सकाफत है, उसको कैप्चर करें। इम्प्रूवमेंट ज़रूर हों मगर इसकी रूह ना खोई जाए। तो अभी ये प्लान करने कल जा रहे हैं, कल कमेटी बनेगी, और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इसके अंदर बिलियंस और ट्रिलियंस की वो रेगुलराइज तो वो वाले कब्जे वो तो हैं ही हैं, मगर इसकी रूह को ये तब्दील करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, मगर आपके इस मतलब कुछ क्या कोई रिजर्वेशंस हैं? मैं इस पे बात करने से पहले एक छोटी सी अपनी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। जो आपने बताया ना कि टर्की में और ईरान में भी FIA के दफ्तर खोले जा रहे हैं, तो उसकी जो आपने रीज़न बताई है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ह्यूमन स्मगलिंग को रोकना है। लेकिन उसकी एक और भी वजह है जो मैं चाह रहा था कि वो भी लोगों को पता चलनी चाहिए कि टर्की और ईरान में FIA के दफ्तर खोलने की एक वजह ये भी है कि पिछले कुछ सालों से जो सीरिया में सिविल वॉर चल रही है, तो उस सिविल वॉर में पाकिस्तान के बहुत से नौजवान जो हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ इलाकों से होता है, तो वो इन दोनों ममालिक के रास्ते से, ईरान के रास्ते से भी और सीरिया के रास्ते से भी और टर्की के रास्ते से भी वो वहाँ पे जाते हैं और अपोजिट पार्टीज़ में, यानी कि एक जो फैक्शन जो ईरानियन बैक्ड फैक्शन है तो उसमें भी शामिल होते हैं, और जिस फैक्शन को टर्की सपोर्ट करता है या वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट करते हैं ये उसमें भी शामिल होते हैं। और उसमें हमारे ट्राइबल एरियाज़ के भी नौजवान हैं और साउथ पंजाब के भी नौजवान हैं, कुछ सेंट्रल पंजाब के भी नौजवान, इनकी तादाद सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है। तो उसको भी रोकने के लिए पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसने ईरान के साथ और तुर्की के साथ इस इशू को उठाया है। अफ़गानिस्तान को भी उठाया है क्योंकि अफ़गानिस्तान से भी वो लोग जाते हैं, बल्कि पाकिस्तानी और अफ़गान जो नौजवान हैं वो बाज़ औक़ात मिल के ग्रुप की सूरत में भी जाते हैं। तो इसको रोकना भी ज़रूरी था और इसके लिए भी FIA के दफ्तर कायम किए गए हैं। दूसरी बात जो आपने इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के हवाले से बात की है, तो इस पे ज़रा मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि इस मास्टर प्लान को तब्दील करना बहुत ज़रूरी था, और ये मैंने भी पिछले दिनों में कुछ हुकूमती हलकों में ये बातें सुनी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, वज़ारत दाखिला का पोर्टफोलियो उनके पास है और स्टेट मिनिस्टर जो हैं वो शहरयार आफरीदी हैं, और इसके अलावा जो अली नवाज़ अवान साहब हैं वो भी CDA के मामलात को देख रहे हैं। तो इन सब लोगों पे हमें एतमाद करना चाहिए, और इमरान खान साहब के साथ आप सियासी मामलात में इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को जो ग्रीन बनाने का ख्वाब है, ये हर एक जो आइडियलिस्ट पाकिस्तानी है उसका भी ख्वाब है और इमरान खान साहब का भी ख्वाब है। और उन्होंने ये जो मास्टर प्लान को तब्दील करने का फैसला किया, इसमें जो बुनियादी मकसद ये है कि इस्लामाबाद की ग्रीनरी में इजाफा करना है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो कमेटी बनाई गई है उसमें कुछ दानिश्वरों को भी शामिल करना चाहिए। तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक वाकया, एक मिसाल दे देता हूँ कि कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और CDA को टास्क दिया था
कि ये कमेटी आपको मॉनिटर करेगी, और उसमें मुझे भी डाल दिया गया था कि जी ये आपने पौधे लगाने हैं इस्लामाबाद में। तो वो जो नाम डाले गए थे, तो उस पर जो हमारे दानिश्वर लोग हैं वो बड़े एतराज़ात करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तो किसी का एतराज़ नहीं सुनती, लेकिन इमरान खान साहब की तो सियासी हुकूमत है, वो अगर किसी जर्नलिस्ट को, राइटर को, दानिश्वर को डालेंगे उसमें, तो आपको पता है हमारे दरमियान में बहुत एक प्रॉब्लम हो गया हुआ है, हम एक दूसरे की टांग बहुत खींचते हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अवॉइड किया इस चीज़ को कि किसी दानिश्वर को या जर्नलिस्ट को या सिविल सोसाइटी को डालने की बजाय टेक्निकल लोग डाल दिए हैं। इस पर आपका एतराज़ बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें एतमाद करना चाहिए, और इमरान खान साहब जो हैं वो इस मास्टर प्लान के जरिए इस्लामाबाद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद में प्ले ग्राउंड्स की तादाद में इजाफा करेंगे। ये जो मार्गला हिल्स हैं, यहाँ पे वो जैतून के पौधे जो हैं उनको प्लांट करने का भी एक प्लान है। तो मुझे तो ये जो है सारा जो मामला है, इस पे मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि हमें इमरान खान साहब पे और उनकी हुकूमत पे जबरदस्ती लड़ाई ना कराएं। मुझे भी कोई एतराज नहीं है, ये वैसे भी आईनी ज़रूरत भी है और वक्त की भी ज़रूरत है। हमेशा इस तरह के जो मास्टर प्लान्स बनते हैं उसमें तब्दीली वक्त के साथ आनी भी चाहिए, इंप्रूवमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। मेरे सिर्फ 2-3 जो मेरे उस पर कंसर्न्स हैं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं एतराज़ात नहीं, कंसर्न्स हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर ये उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है, और इसके अंदर भी वो जिक्र है कि इस वक्त जितनी भी ऑन गोइंग इस वक्त जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, प्लान बनाने से पहले अब के और तब के दरमियान में वो रुक जानी चाहिए, जितनी भी है तो वो करवा लेनी चाहिए, ताकि उनको एक स्टैटिक एनवायरनमेंट मिले। ये अदालत के फैसले के अंदर है। दूसरा, जिन लोगों ने ये, क्योंकि इसके अंदर इतनी बेताशा तजावज़ात हो चुकी हुई हैं और वहाँ पे ये वाला रेगुलराइज कर कह रहे हैं बस जो होना था हो गया है, फेट कंप्लाई है, उनको जुर्माने होने हैं। और सीडीए के अंदर जो है वो भी कुछ ऐसा सिस्टम बना दें कि जिन लोगों ने ओवर द ईयर्स दहाइयों से कईयों से अरबों खरबों रुपए बना लिए हैं, वो उन लोगों के कुछ ना कुछ उनके मुतल्लिक भी जो है ना कोई कमीशन बन जाना चाहिए कि वो इंक्वायरी भी करवा लीजिए। तीसरा, मैं जो उसमें कह रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ दानिश्वर लोग, मैं नहीं कह रहा सहाफ़ी डालें, मगर जिस तरह लाहौर के अंदर मेट्रो के वक्त ये इशू आया था कि जनाब उसका एनवायरनमेंट में, तारीख पे या सकाफत पे क्या असर पड़ना है, तो यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीनरी है, उस पर ये कंसर्न रहते हैं कि जनाब कौन से पौधे फॉर एग्ज़ाम्पल लगाए जाए। अमीन असलम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पीटीआई के बड़े क्रीडेंशियल्स हैं ग्रीन पाकिस्तान बनाने में, इन्होंने 10 मिलियन ट्रीज़ लगाने हैं, मगर यहाँ के लोकल ट्रीज़ क्या हैं? मुन्नू भाई आपको पता है, मरहूम हमेशा इस्लामाबाद आके आपसे और मुझसे पूछते थे कि यार इस्लामाबाद में परिंदे क्यों नहीं होते। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इंपोर्टेड प्लांट लगा दिए गए कि परिंदे वो जो हैं वो खाते हैं तो वो या मर जाते हैं या यहाँ से चले जाते हैं। कौवों के अलावा अभी भी इस्लामाबाद में परिंदे बड़े कम मिलते हैं। तो इस चीज़ के लिए सिर्फ गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन पे गुजारा नहीं किया जा सकता। जो लोग जिनकी फॉर एग्ज़ाम्पल सलमान साहब हमारे ट्रेवल राइटर हैं जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा लिखते रहते हैं, इस तरह के लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है जो कि चरिंद परिंद और एनवायरनमेंट से रिलेटेड अच्छे मशवरे दे सकते हैं कि इसको कैसे, कंक्रीट का एक जंगल नहीं है, एक्चुअल जंगल कैसे बनाने में। तो ये मेरे कंसर्न्स हैं। आपके कंसर्न्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो आपने जिक्र किया है कि ये कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन रोक दी जाए, तो उसकी वजह यह है कि मैं आपको मिसाल देता हूं कि जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की सैकड़ों एकड़ अराजी पर यहाँ के जो मुकामी कुछ पुराने सियासतदान हैं, नैयर बुखारी साहब, मैं नाम ले देता हूँ, उन्होंने कब्जा किया है क्योंकि इतने आपने नाम ले लिया, लेकिन आपने सिर्फ एक पार्टी का नाम ले रहे हैं ना, दूसरी पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है। और वो छोड़ दे, मैं नाम नहीं लेता, सबको पता है कि वो दूसरी पार्टी का कौन सा बंदा है। और भी कुछ लोग हैं। तो ये लोग जो हैं इन्होंने सिर्फ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे कब्जा नहीं किया हुआ, बहुत बड़ी तादाद में सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है और उसमें सीडीए भी इन्वॉल्व है। तो मलिक रियाज इन्वॉल्व है, मलिक रियाज साहब की और इस मामले पे जो शहरयार अफरीदी साहब हैं उनको बड़ी रेजिस्टेंस का सामना है, बल्कि उनको धमकियां भी दी जा रही हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो कल जो भी कैबिनेट का इजलास हो रहा है, मुझे लगता यह है कि इसमें काफ़ी अहम फैसले होंगे। और ये जो कब्जा माफिया है जिसने कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, इस पर बहुत सख्त हाथ डालने की ज़रूरत है। और ये जो आपने बात किया कि जी इस्लामाबाद में जो है वो कौवों के अलावा बाकी परिंदे बहुत कम हैं, तो आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको मार्गला हिल्स में लेके जाऊंगा। और यहाँ पर बहुत से बर्ड लवर्स जो हैं वो कैमरे लेके भी आते हैं, बर्ड वॉचिंग भी करते हैं। यहाँ पे अब ऊपर ये जो इस तरफ
ये E11 से जो आगे पहाड़ी हैं, तो यहाँ पे कुछ जो बहुत खूबसूरत परिंदे हैं उनकी अफजाइश के लिए भी कुछ मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, और ये टास्क भी CDA को दिया गया। इसके अलावा जो ये इस तरफ बनी गाला के पास ये जो लेक है, इसके पास भी एक बर्ड हैचरी बनाने की काफ़ी साल पहले कोशिश की गई थी, वो कामयाब नहीं हुई। तो ये जो आप मुझे पता है आप बर्ड लवर हैं, तो जो लोग परिंदों से प्यार करते हैं और सिर्फ कौवे जो हैं उनकी मौजूदगी उनकी तबीयत पे ग्रां गुजरती है, तो मेरा ख्याल है कि ये मैंने खुद सुनी है बात, और इस चीज़ पे खासी तवज्जो दी जा रही है कि जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में जो खूबसूरत परिंदे हैं उनकी अफजाइश के लिए भी एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू हो रहा है, और जब उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा तो आपको बहुत खुशी होगी। मैं मीर साहब बिल्कुल, वो पता नहीं, ये तो लग रहा था जो कौवों की आप बात कर रहे हैं कि कोई सियासी इस्तिआरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं और मेरे जैसे कई लोग जो हैं यहाँ अस्थमा के जो शिकार हैं, तो जनरल इम्तियाज़ आपके और हमारे दोस्त थे, भुट्टो साहब के MS थे, मुझे उन्होंने खुद बताया कि मुझे भुट्टो साहब ने टास्क दिया था कि इस्लामाबाद को ओवरनाइट ग्रीन करना है, तो वो हमेशा क्रेडिट लेते थे कि मैंने यहाँ पे एरियल स्प्रे करके ये जो पेपर मलबरी है यहाँ उगाया, और हम 40-50 साल से उसे जान नहीं छुड़ा पा रहे। उसकी वजह से पोलन का काउंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और बेताशा हर साल कई दर्जनों लोग यहाँ पे आपको पता है मर जाते हैं उस अस्थमा की वजह। मैं भी उसका एक मरीज़ हूँ। तो ये इस तरह की जो आप ट्रीज़ बिल्कुल दरख्त लगाने चाहिए, मगर उसके लिए सोच विचार करना बड़ा ज़रूरी है। और मैं उनको वो क्रेडिट लेते थे, मैं उनको कहता था कि मेरा अस्थमा और मेरे जैसे बेताशा लोगों का आपकी वजह से है, क्रेडिट अपनी जगह। सो ये इस तरह के मामलात के लिए मशावरत अच्छी है। सिर्फ हमारी दरख्वास्त ये है कि बिल्कुल ये कमीशन बनाएं, मगर इसके ऊपर जो इनकी रिकमेंडेशन आए उनको फिर पार्लियामान में लेके आया जाए, डिस्कशन किया जाए, मीडिया पे उसको रिलीज़ किया जाए। अच्छा, मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जी आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? मुझे याद है कि 26-27 साल पहले जब आप इस्लामाबाद में आए थे, तो उन दिनों में आप अस्थमा से ज़रा ज़्यादा अफेक्ट हो जाते थे, मुतासर हो जाते थे, बल्कि आप भाग जाते थे यहाँ से। अब आप अस्थमा जब ये सीज़न आता है पोलन का, तो आप यहीं पे रहते हैं, उम्र भी आपकी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये ज़्यादा आप पे असर नहीं करती, आप भागते भी नहीं यहाँ से। तो ये क्या तब्दीली वाकई हुई है? आप मजबूत हो गए हैं या इसका जवाब बड़ा ये सवाल आपने बड़ा संजीदा भी है, और आमिर साहब लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे मीर साहब ने जो सवाल आमिर साहब के लिए छोड़ा उसका जवाब भी जानेंगे, मगर इसके साथ साथ एक छोटी सी वजाहत भी इसको तस्दीक करना कह दें कि तस्दीक करने की जरूरत है कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो FIA की जानिब से लाइजन ऑफिस कायम करने की समरी काबीना को इरसाल की गई है, ये ऑफिस तेहरान और यूनान में बनाए जाएंगे। इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। बलोचिस्तान और फाटा के तलबा की महरूमियों को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट बनाकर जो ब्यूरोक्रेसी ने अपनी महरूमियां दूर करने शुरू कर दी, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर आमिर साहब, उससे पहले हामिद मीर साहब ने एक बड़ा अच्छा दिलचस्प सवाल आपके लिए छोड़ा था, उसका जवाब भी जानना जरूरी है। ये मीर साहब सही कह रहे हैं कि अस्थमा, मीर साहब, कुछ लोगों का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ख़राब हो जाता है ज़्यादा, कुछ लोगों का कम हो जाता है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो मेरा आगे से कम हो रहा है। मगर इस्लामाबाद में ज़्यादातर लोगों का पिछले 20-30 साल से आपको पता है कि CDA ने अब तो कोशिश कम कर दी है, मगर तमाम तर कोशिश के बावजूद वो जो दरख्त है पेपर मलबरी, जिसकी वजह से ये सारी पोलन बढ़ती है, लोगों को दमे की शिकायत इस्लामाबाद में होती है, उसको काट नहीं पा रहे अभी भी इस्लामाबाद के अंदर। इसीलिए हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि यहाँ के नाले आपके और हमारे सामने गंदे किए, उसकी सफाई का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। ये जो गलत दरख्त लगाए गए उनकी रिप्लेसमेंट का काम रुक गया है। तो CDA अपना काफ़ी सारा, उनका बलूचिस्तान से बड़ा शायद बजट है, मगर वो काम नहीं कर पा रहे। बलूचिस्तान से आपको बीर साहब ये बता दें कि आज हम शेयर कर रहे हैं कि हमारी टीम जो है, ये ऑडिट जो रिपोर्ट आती है, क्योंकि बाकी तो इल्ज़ामात होते हैं करप्शन के, इरेगुलरिटीज़ के, ये क्योंकि पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, और इसके अंदर इस दफ़ा जो फिगर आया है वो 5.8 ट्रिलियन रुपीस की बेकायदगियाँ हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, कानून के ख़िलाफ़ ये पैसे खर्चे गए हुए हैं।
मिर साहब ये आगे कोई 3.5 था, ये तकरीबन डबल होता जा रहा है, जिसका जो ये बताता है। तो साल भी बताए ना, ये साल कौन सा है? ये मिर साहब ये कई सालों से क्यूमुलेटिव चलता आ रहा है। जो पैरा सेटल नहीं होते, जो पैसे जिनके मसला जो पेमेंट रिकवरी नहीं होती है, तो वो ऐड होता रहता है। तो पिछले ये 5-7 साल का है, मगर एक साल में पिछले में जो फ़र्क पड़ा है वो 3.5 से 5.8 पे आया है, तकरीबन ये डबल हो गया है। जिसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नेंस है, फाइनेंशियल गवर्नेंस ख़ास तौर पे, आगे से ठीक होने की बजाय बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और ये बजट, ये फिगर जो है हमारे बजट का तकरीबन डबल है। हम जो रोना रोते रहते हैं कि जनाब हमें 18 बिलियन डॉलर चाहिए, सऊदी से 6 बिलियन मांग रहे हैं, चाइनीज़ से मांग रहे हैं, तो ये 600-700 बिलियन डॉलर है। तो ये 600-700 बिलियन डॉलर है जो हमारे बाबुओं ने, हमारे यहाँ पे चोर लोगों ने, ये हमारा पैसा खाया हुआ है। ये एक्सचेकर का, टैक्स पेयर का पैसा है, जो कि सिर्फ अगर इनकी रिकवरी कर लें, इस 600 बिलियन डॉलर छोड़ें, इसका 10% भी ले लें तो वो 60 बिलियन डॉलर बन जाता है, जो कि हमारे सारे कर्जे उतर जाते हैं। तो इसलिए, और इसकी रिकवरी क्लास कल जो है मीर साहब, पुराने जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के साबिक थे बुलंद अख्तर राना साहब, उन्होंने इंकशाफ किया कि ये जो इतना शोर मचाते हैं कि जी PAC का किसने लगना है और कमेटी बनती है, उनकी रिकवरी 1% से भी कम है। 1% भी रिकवर नहीं हो पाता। तो ये बंद कर देनी चाहिए PAC, या ये ऑडिटर का डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए। हमारी टीम इसमें से रोज़ रिसर्च टीम है, उसके अंदर राना अशरफ साहब हैं, इमरान मगराना साहब हैं, ये बैठ के सारा दिन इसमें से स्टोरीज निकालते हैं। एक जो आपके लिए मीर साहब ख़ास तौर पे तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप बलूचिस्तान में और फाटा के हवाले से ख़ास तौर पे उन चंद लोगों में से हैं जो फोकस करते हैं। सो आपको भी तकलीफ़ होगी, मुझे भी तकलीफ़ हुई है कि ये वहाँ पे बलूचिस्तान में और फाटा में, क्योंकि तालीमी तौर पे और बाकी चीज़ों में वो पाकिस्तान से पीछे हैं, तो वहाँ पे ख़ास एक ऑडिट, स्पेशल ऑडिट करवाया गया था चेक करने के लिए कि वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी की क्या है। उसकी जो तफसीलात आई हैं वो इतनी खौफनाक हैं आपके लिए और मेरे लिए ख़ास तौर पे तकलीफ़ ज़्यादा हैं कि वहाँ पे 50 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के अंदर वो खाए पिए गए हैं। उसके अंदर 17 करोड़ रुपए जो वो एक्सेस गाड़ियों पे, पेट्रोल पे खा दिए गए हुए हैं। और वो पता चलता है कि वो बाबुओं ने, पॉलिटिशियंस ने मिल के वहाँ के बच्चों को, फाटा के जो कि पहले ही बहुत पीछे हैं, और बलूचिस्तान के मज़ीद जिस तरह की मिस गवर्नेंस हुई हुई है, ये तफसीलात हैं ऑडिट की जो हैं वो बड़ी ही खौफनाक हैं कि उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपने आप को ही 17 लाख रुपए के जाजिया देने का एक रिवाज बन गया है कि अपने आप को खुद ही इनाम देने का एक सिलसिला चल गया हुआ है कि ये रुकना चाहिए, ये हर जगह नज़र आ रहा है। एक वो है। दूसरा मीर साहब, आपने पढ़ी होगी आज की तफसीलात कि सेनेट में जो है कल ये बड़ा पॉइंट उठाया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट ने वादा किया था, जब फाटा को KP का हिस्सा बनाया जा रहा था, कि उनको 20,000 नौकरियां देंगे और साथ में NFC का 3%, तकरीबन ये 100 अरब रुपया बनता है कि उनको 100 अरब रुपया मिलेगा। तो कल जो है हमाद अजहर साहब ने वहाँ इंकशाफ किया, उनका जनाब इन राइटिंग तो ये नहीं है। तो वहाँ ये शोर मचाया कि आप इतना यहाँ पे ये इस बात का इतना शोर रहता है कि जी फाटा के लिए करना चाहिए, वहाँ हालात बड़े ख़राब हैं वज़ीरिस्तान में, जी हम उनके लिए वो ये वादे किए गए हैं उनसे, इस वादे की वजह से वो KP का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और ये उनका हक है। बजाय इसके कि उनको उनका हक देने का, उनको जो आपने कमिटमेंट्स हैं, गवर्नमेंट नज़र आ रही है, रियासत पाकिस्तान उससे बैकआउट कर रही है। मैं आपकी इजाज़त से मीर साहब डायरेक्टली, क्योंकि आप इन इश्यूज़ को ख़ास तौर पे रेटिंग की परवाह ना करते बलूचिस्तान को और फाटा को टच करते हैं, तो मैं आपके इस पे व्यूज़ चाह रहा था। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी जो रिसर्च टीम है उसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में जो बैड गवर्नेंस है उसकी वजह से पाकिस्तान के ख़जाने को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। और ख़ास तौर पे ये जो आपने बलूचिस्तान के और फाटा के हवाले से बात की है, तो मैं बिल्कुल इस राय से इत्तेफाक करता हूँ कि बलूचिस्तान जो है उसके नाम पर जो आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान भी शुरू किया गया था और फिर फाटा में भी अमन व अमान के नाम पे बहुत से फंड्स लिए जाते हैं और उसमें जो फाटा सेक्रेटेरिएट है उसका भी अगर आप बजट देखें और वो कहाँ पे इसको खर्च करते हैं, तो कुछ अर्सा पहले जो है मुझे खैबर एजेंसी
और बाजौड़ और औरंगज़ई एजेंसी, इन 3 एजेंसियों में मैंने खामोशी के साथ चेक किया। मुझे फाटा सेक्रेटेरिएट के एक जो अफसर थे उन्होंने बताया कि जी, उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ आप जाके देखें कि फाटा सेक्रेटेरिएट जो है उसने स्कूल बनाए हैं और स्कूलों के नाम पे उन्होंने पैसे जो हैं वो हज़म कर लिए हैं, लेकिन वहाँ पे स्कूल आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं जो एक लोकल MNA थे उनकी मदद से मैंने जब वहाँ पे चेक करना शुरू किया तो ना वहाँ पे स्कूल थे ना सड़कें थी, और वो स्कूल और सड़कों के नाम पे करोड़ों नहीं अरबों रुपए वहाँ पे खर्च हुए। और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये सिलसिला जो है ये साल हर साल से जारी है, और इसी तरह बलूचिस्तान में भी हो रहा है। बलूचिस्तान में भी आपको पता है कि हमें पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने गोश्त स्कूल ढूंढे थे, तो बलूचिस्तान में जो है ना गोश्त पावर हाउसेस भी हैं। वहाँ पे जो वापडा वाले हैं उन्होंने बहुत से गोश्त किस्म के पावर हाउसेस बनाए हुए हैं, और वहाँ पे बिजली का मीटर भी नहीं है, तार भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे चेक करने वाला कोई नहीं है दूर दराज इलाकों में, और वो वहाँ पे वो पैसे खाते हैं। तो करप्शन का एक बाजार गर्म है बलूचिस्तान में भी और फाटा में भी, और बहुत अच्छा किया कि आप ये इशू सामने लेके आए हैं, क्योंकि इन दोनों इलाकों में जो बदअमनी है उसकी बुनियादी वजह नाइंसाफ़ी है। तो जब आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे और जब वो इंसाफ मांगे तो आप उसको ज़बरदस्ती उसको खामोश करवाने की कोशिश करेंगे, तो उससे बेचैनी और इंतशार पैदा होता है। तो बेचैनी और इंतशार ख़त्म करने का तरीका जो है वो रियासती जबर नहीं है, इसका तरीका यह है कि आप उनको इंसाफ दें। और मैं समझता हूँ कि आज आपने बलूचिस्तान और फाटा को इंसाफ दिलाने के लिए एक कलमा हक बुलंद किया है, जिस पे मैं आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। मीर साहब, आखिरी जो है आपका लास्ट 2 मिनट्स हैं, मेरा ख्याल है उसमें आप और मैं, हमारा बचपन लाहौर में गुजरा है, और हमारी उस बचपन की बहुत खूबसूरत यादें बसंत से जो है वाबस्ता हैं। और अभी ये नवीद सुनाई जा रही है कि PTI की गवर्नमेंट जो है उसको बसंत को बहाल कराने की जो है ना एक कोशिश कर रही है। एक वादा सा किया गया है कि शायद इसको दोबारा बहाल किया जाए बसंत के इस त्यौहार को। आपके पता नहीं इस पे क्या विचार हैं? मैं अपने बता देता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशहाल चीज़ है। हमारे जैसे मुल्कों में पहले ही एंटरटेनमेंट नहीं है, और ये एक हमारा फंक्शन था कि रियासत और गवर्नमेंटों ने अपना रोल अदा करने की बजाय कि इसको रेगुलेट करके इसकी जो खराबियाँ थी उसको दुरुस्त करने की बजाय उन्होंने आसान तरीका डोला के बंद ही कर दिया जाए। और ये रवाज ही बन गया है कि हमारे यहाँ जब भी कोई सिक्योरिटी का इशू आता है तो वो नाके लगा देते हैं, वो फ़ोन बंद कर देते हैं। ये त्यौहार किसने बंद किया था? ये मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ के दौर में शायद बंद हुआ था। आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। ये आपका ख्याल दुरुस्त है, मुशर्रफ का दौर था, लेकिन ये 2005 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था। उस फैसले के तहत बसंत बंद की गई थी, और इसीलिए आज लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ एक रिट पिटिशन भी दायर कर दी गई है। तो आप दुआ करें कि अदलिया जो है वो आपके मौक़िफ़ की हमायत करे, और इफ्तिखार चौधरी साहब जिन्होंने पाबंदी लगाई थी उनके मौक़िफ़ की हिमायत ना करे। अगर अदलिया को रहम ना आया तो आपका ये त्यौहार जो है ये आप नहीं, अदलिया को ये केस जो हम भी प्लीड करना चाहेंगे, और उस वक्त नहीं सही प्लीड किया गया कि अगर गवर्नमेंट और रियासत ये अपनी जिम्मेदारी निभाएं कि वो जो जानें ज़ाया होती हैं उसके लिए कैसे रोका जाएगा। हर उसके महल्ला कमेटियां बन सकती हैं, इसमें टेक्निकल इशू ये है कि महल्ला कमेटियां पाएं, पुलिस करें, जो करना है आपने करें। वो जो जाने जाया जाती हैं वैसे कुछ हद तक दुनिया भर में बुल फाइटिंग होती है, बॉक्सिंग होती है। 2009 में पंजाब असम्बली ने कानून बना दिया। 2009 में पंजाब असम्बली ने कानून बनाकर पाबंदी लगा दी। नून लीग की हुकूमत ने कानून बनाकर पाबंदी लगा दी है, लेकिन उसमें 15 दिन की गुंजाइश मौजूद है उस कानून में। तो फरवरी के महीने में 15 दिन की गुंजाइश मौजूद है। उस 15 दिन में अगर आप वो जो लोहे की तार है या शीशे वाली तार है उसको, वो जो डोर है उसको इस्तेमाल किए बगैर अगर आप पुरअमन तरीके से अगर आप बसंत मनाएं तो मेरा ख्याल है रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे और लोगों की गर्दनें कटती रहेंगी तो फिर जो बसंत के मुखालफीन हैं फिर उनका केस मजबूत हो जाता है। तो जो बसंत के हामी हैं उनको चाहिए कि लोगों का मिन्नत तरला करें कि यार आप ऐसी डोर इस्तेमाल करें जो कि इंसानी जानों का नुकसान ना करे। ठीक है, पुरअमन तरीके से त्यौहार मनाया जाए तो यकीनी तौर पे इसकी गुंजाइश निकल सकती है। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस तरह आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।